फिजियोथेरेपी मतलब कुछ पेन है तो ही जाना है। पेन है तो आना ही है। अगर पेन उसके लिए भी आप आ सकते हो। Is physiotherapy just related to post injury? There any something called silent arthritis? तो जनरली आर्थराइटिस तो मतलब जनरली 50-60 के बाद होता है, लेकिन आजकल के एज में आप देखते हो कि अर्ली 40s भी आने लगा है। तब कुछ टेस्ट करने के बाद अगर ऐसा एक आता है कि नहीं कुछ इंजरी नहीं हुआ है, पेन नहीं है, इसका एज भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो आर्थराइटिस भी है, वो कुछ भी नहीं है, तो हम लोग उसको जनरली एक गाइड करते हैं। Can that knee replacement be avoided completely? कई लोगों का मतलब जो एक्सरे होता है तो इंटरनली देखते हैं तो बहुत सारा घिसा रहा है, लेकिन उसका फ्लेक्सिबिलिटी उसका वो अच्छा है। कई लोगों का जो एक्सरे है आपको लगेगा कि एक्सरे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका आउटर जो है मतलब जो चलना फिरना उठना उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वैसा सभी डॉक्टर डिसाइड करते हैं। आपको कार्डियो ज़्यादा करना चाहिए या वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए? आई हैव ऑलवेज हैड अ क्लैश बिटवीन what is being suggested in the gym and what I suggest to my client. Welcome back to Beyond the Noise with dietitian Shweta, a podcast where we cut through health facts, myths and trending shortcuts to bring you real science-backed insight. Today in our episode, we are going to talk about something जो हर घर में problem है. That is about pain, posture and movement. चाहे वो back pain हो due to long working hours, or it could be knee pain due to excess weight, or a simple confusion कि क्या मुझे कार्डियो करना चाहिए या मुझे वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए. Physiotherapy sits at the center of all this discussion. Today we have a guest with us whose name is Dr. Ravi Akbari, a renowned and experienced physiotherapist, और वो आज हमको समझाएंगे कि क्या फैक्ट है, क्या मिथ है और क्या रियल हीलिंग है. Thank you, Dr. Ravi, for coming to this episode and giving your precious time कि आप सबको समझाने के लिए आए. And before we even touch the technical part, मुझे एक जनरल क्वेश्चन पूछना है. जनरली मैं सोचती हूँ जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं क्लिनिक पे तो फिजियोथेरेपी मतलब कुछ पेन है तो ही जाना है. मतलब how true it is? Is physiotherapy just related to post injury or it is more than that, or what is it in deep? यस, तो जनरली फिजियोथेरेपी का मतलब ये पेन है तो आप जा ही सकते हो, कोई इशू नहीं है. अ पार्ट ऑफ दिस पोस्चर करेक्शन, अ पार्ट ऑफ दिस मसल स्ट्रेंथ, प्रिवेंशन, सो मेनी थिंग इज दैट कि फिजियोथेरेपी आप कर सकते हैं. हाँ, बट लोगों का ऐसा मानना है कि फिजियोथेरेपी तो तभी काम लगता है जब हमको एक्चुअली कोई पेन है, हम चल नहीं पा रहे हैं, हमारा हाथ मूव नहीं हो रहा है. दे डोंट कनेक्ट इट विद एक्सरसाइज या मतलब आप बेसिक बेस्ट गाइडेंस दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज इज व्हाट आई फील. पीपल ट्रस्ट मोर ऑन ट्रेनर्स बट नॉट ऑन फिजियो. ट्रस्ट से भी ज़्यादा जाते नहीं है इज व्हाट आई तो जनरली मैं आपको बताता हूँ कि जैसे किसी ने जिम ज्वाइन किया या कोई अपने आप भी रनिंग करना चाहता है या कुछ एक्टिविटी करना चाहता है एक्सरसाइज रिलेटेड, अब वो बंदे को पेन है, ठीक है, तो पहले तो पेन फ्री होगा, उसके बाद ही वो आगे की एक्टिविटी कर पाएगा. सो दैट्स व्हाई फिजियोथेरेपी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. अपार्ट ऑफ दिस जैसे आजकल पोस्चरल पेन भी काफ़ी बढ़ गया है. जैसे कि मान लो कि आईटी वाले बंदे हैं, इंफॉर्मेशन जो इसका ज़्यादातर कंप्यूटर पे वर्क रहता है, और इन जनरल भी आजकल सबके हाथ में फ़ोन है, तो दैट्स व्हाई ऑल्सो जो नेक की डिफॉर्मिटी है, बैक की डिफॉर्मिटी है, तो उसके लिए भी मतलब जो फिजियोथेरेपी है उससे आप पोस्चर करेक्शन करके प्रिवेंटिव वे से भी आप पेन है तो आना ही है. अगर पेन फ्यूचर में ना हो उसके लिए भी आप आ सकते हो. जैसे नी आर्थराइटिस का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जनरली आर्थराइटिस मतलब जनरली 50-60 के बाद होता है, लेकिन आजकल की एज में आप देखते हो कि अर्ली 40s भी आने लगा है, बिकॉज लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मसल स्ट्रेंथ. तो उस सब के लिए प्रिवेंशन के लिए भी फिजियोथेरेपी उतना ही इफेक्टिव रहेगी. सो फिजियोथेरेपी में क्या ऐसा कुछ है कि हम बिफोर इवन इट अकर्स वी कैन ट्रीट, मतलब जो बेसिक साइंस जो है बॉडी देती है कि हाँ अभी मुझे जॉइंट पेन शुरू हुआ है, इनिशियल स्टेज पे है, तो क्या ऐसा कुछ है जो हम प्रिलिमिनरी मोड पे बिफोर इवन डायग्नोसिस वी कैन एनालाइज इट फर्स्ट एंड देन ट्रीट? सो सबसे पहले तो मान लो कि आपका बॉडी साइन देता है कि आपको पेन आ रहा है, चाहे वो नी पेन हो
या शोल्डर पेन हो या बैक पेन हो तो बॉडी को सबसे पहले पता चल जाएगा। तो हाँ, डायग्नोज करना तो ज़रूरी है इनिशियल स्टेज में, हाँ डेफिनेटली। लेकिन इनिशियल स्टेज में फिजियोथेरेपी के पास जाके भी आप मसल्स का जो ग्राफ होता है, स्ट्रेंथनिंग आप कर, स्ट्रेंथनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या प्रॉब्लम है, इनिशियल स्टेज में फिजियोथेरापिस्ट भी आपको गाइड कर देगा और वो हिसाब से आपका एक प्लानिंग बनेगा। जो ट्रीटमेंट, हर एक का पेशेंट का डिफरेंट पेन है, तो हिसाब से वो प्लान करके आगे का जो फिजियोथेरेपी का जो सेशन है उसके बारे में ट्रीटमेंट प्लान बनेगा। अपार्ट ऑफ दिस कुछ ज़्यादा लगेगा तो ऐसे भी बोलेगा फर्दर, जैसे इन्वेस्टिगेशन के लिए भी वो आपको सजेस्ट करेगा, फर्दर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स है उसके पास भी आपको रेफर कर सकते हैं। या Correct. So, is it the pain that everyone complains these days? Is it just because of smartphone and laptop or wrong posture, or it could be something else also? It is something more deeper than what we usually see. ऐसा कुछ है, जैसे आपने बोला कि पेन तो पोस्चर मोबाइल की वजह से होता है, विच इज सबको पता है बट कोई करता नहीं है उसको फॉलो, राइट? बट देन क्या उससे भी ज्यादा कुछ डीप है जो आपको कस्टेनियस पेन? डेफिनेटली सबसे पहले तो लैक ऑफ एक्टिविटी। सेकंड थिंग, अभी की जो लाइफस्टाइल भी आप देखो तो जैसे ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, या घर से भी, घर पे भी बच्चे पहले आप देखते हो तो पहले खेलते थे तो सोसाइटी में खेलने की जगह भी थी, आजकल वो भी नहीं है। तो यू कैन से कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आप जस्ट नॉट फॉर ऑल दिस मोबाइल एंड लैपटॉप लॉन्ग आवर्स, वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ होती है एक डेफिशिएंसी भी है, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी, आप जो फूड खा रहे हो, ओबेसिटी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिससे भी आपका ओबेसिटी बढ़ता है, या वो सब चीज़ों की वजह से आपका जॉइंट पेन भी आता है एंड पोस्चर भी आपका लूज होता है। सो आपने बताया अभी कि मोबाइल एंड पोस्चरल जो इश्यूज है उसकी वजह से तो पेन रहता ही है, सबको कंसर्न्स है ही। बट मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि दे आर फिजिकली एक्टिव, they are not vitamin D deficient or B12 deficient, they are eating good amount of proteins, but still at times they complain about body aches, like they are not feeling happy about their body. And how do you think that stress could be the reason of that pain? डेफिनेटली एक जब बंदा कोई स्ट्रेस में होता है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो स्लीप अफेक्ट होता है, उसकी जो रूटीन में भी, उसकी जो काम में भी दिन मतलब दिलचस्पी नहीं रहती इन जनरल केस में, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके वो फूड में भी उसका अफेक्ट आएगा। जो नॉर्मली जो फूड इंटेक नहीं जाएगा, वो टाइम पे पानी नहीं पिएगा, तो कई बार वो सब चीज़ों से भी मसल्स को जो मतलब जो न्यूट्रिशंस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो एक रीज़न है कि भाई उसका स्लीपिंग लेवल भी रिड्यूस हो चुका है, तो कहीं ना कहीं बॉडी एक होना स्टार्ट हो तो जाता है। ऐसे केस सिचुएशन में अगर स्ट्रेस्ड है इंसान और बाकी सब ठीक कर रहा है और फिर भी उसको पेन रह रहा है, तो व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट वुड यू सजेस्ट फॉर देम? यस, डेफिनेटली ऐसा केस में भी जब पेशेंट आपके पास भी जब आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, तो हम एक सब कुछ टेस्ट करने के बाद अगर ऐसा एक आता है कि नहीं कुछ इंजरी नहीं हुआ, एक पेन नहीं है, इसका एज भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो आर्थराइटिस भी है, वो कुछ भी नहीं है, तो एक जब पता चलता है कि उसको स्ट्रेस के हिसाब से, तो हम लोग उसको जनरली एक गाइड करते हैं कि भाई आप थोड़ा प्रॉपर फूड इंटेक चालू करो, जो रूटीन आपका है वो पहले ठीक करो। स्ट्रेस लेवल तो जो अपना जिसका आजकल का है वो तो उसको तो हम ठीक नहीं कर सकते, बट हाँ उसको बोलते हैं कि जो बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर स्लीप या प्रॉपर न्यूट्रिशन, और पार्ट ऑफ दिस उसके साथ जो पेन है उसका हम फिजियोथेरेपी से तो इलाज करते ही है। That is true. आर्थराइटिस का, जैसे अभी मेरी क्लाइंट है, शी इज जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, राइट? एंड शी हैड ऑलवेज कंप्लेन्ड अबाउट बॉडी एक्स एंड ऑल दैट स्टफ। हमने उसका आर ए फैक्टर भी कराया, आर ए फैक्टर इज ऑल्सो नॉर्मल। येस, उसका थायराइड बहुत ज़्यादा था, विच वी हैड स्टार्टेड मेडिसिन फॉर, बट इज देयर एनीथिंग, हर डॉक्टर सेड दैट इट इज समथिंग कॉल्ड साइलेंट आर्थराइटिस, और आई मीन wherein the reports comes normal. बेसिकली जो आपका क्लाइंट है उसको कौन से जॉइंट में ज़्यादा पेन रहता है? It's hands में ज़्यादा कंप्लेन कर। में कम रहा है, तो विटामिन मतलब B12 या B3 तब कुछ ठीक है। ओके, यस, तो जैसे प्रेगनेंसी के बाद भी जैसे कई फीमेल्स को ज़्यादातर एक फिंगर्स में पेन आता है, DQ जैसे बोलते हैं हम लोग, तो वो तो कॉमन है, तो ज़्यादातर वो आता है, तो वो भी जैसे प्रॉपर मेडिकेशन एंड फिजियो से वो Is there any something called silent arthritis, or that it doesn't shows in the report but it is still there?
तो ये मतलब जैसे प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारे हार्मोन्स चेंज भी होते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका प्रोटीन लेवल या एंजाइम लेवल में भी चेंजेस होते हैं, तो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। बट ऐसा कोई साइलेंट आर्थराइटिस ऐसा कोई ऐसा वर्ड कुछ होता नहीं है। ओके, अभी जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आर्थराइटिस का इशू ले लो, पोस्चर का इशू ले लो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ 8 to 10 लॉन्ग सिटिंग आवर्स की वजह से। तो ऐसा आप मतलब डेली हैबिट्स आप ऐसा सजेस्ट करेंगे कि वो चेयर पे बैठे बैठे या ऑफिस में ही कर सकते हैं, जिससे उनका थोड़ा सा पोस्चर ठीक हो जाए या उस तरह से? यस, नाइस क्वेश्चन। सो आजकल सबको एक्सरसाइज करना है, सबको मतलब ऐसा नहीं कि जिम जाके एक्सरसाइज करना है, लेकिन थोड़ा फिट तो रहना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि जैसे मैं मेरी खुद की बात करूँ तो मेरे पास भी मतलब जैसे वो टाइम की वो रहती है, तो जैसे मैं रहता हूँ 8 फ्लोर में, तो मैं लिफ्ट का यूज़ नहीं करता हूँ। वेरी गुड, या मान लो कि आपकी ऑफिस भी होगी तो सेकंड फ्लोर में या थर्ड फ्लोर में, डोंट यूज़ द लिफ्ट, तो उतना तो आपका हो गया, ठीक है। और जब आप ऑफिस पे डेस्क पे जाते हो तब भी आप कंटिन्यूस, अगर आपका लॉन्ग, आपको पता है कि मेरा 8 to 9 आवर्स मेरा कंप्यूटर का वर्क है, सेटिंग जॉब है, तो बीच-बीच में जैसे 30-40 मिनट होते हैं तो अपने आप थोड़ा अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। करेक्ट, अ, तब थोड़ा आप जैसे एंकल टो मूवमेंट कर लो, दिस वे, एंकल एंड एंकल टो मूवमेंट कर लो, थोड़ा शोल्डर रोटेशन मूवमेंट कर सकते हैं आप, नेक स्ट्रेच कर सकते हैं अपने आप, थोड़ा आँखों का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं बिकॉज कंप्यूटर पे रहता है। तो बहुत सारी ऐसे एर्गोनॉमिक एडवाइस हैं जो अगर प्रॉपर वो फॉलो करते हैं तो उसको इंजरी की प्रिवेंशन हो जाएगी, you can मतलब। do that. हाँ, Okay. So, going forward to this, ઘૂંટણનો ઘસારો, it is in Gujarati, it is, હાડકા ઘસાઈ ગયા છે કે તમારું ઘૂંટણ ઘસાઈ ગયું છે. What exactly does that state conveys, and how much it is like, કે reversible, or how much can we, એક લેવલ પર ડોક્ટર કહી દે છે કે ભાઈ ની રિપ્લેસમેન્ટ તો જરૂરી જ છે, પણ નાउ ज़रूरी ही है, बट देन दूसरे साइड पे ऐसा भी होता है कि पेशेंट है, उसको हिचकिचाहट है कि यार नहीं, मैं शायद थोड़ा वज़न कम करूँगा तो या करूँगी तो मेरा नी ठीक हो जाएगा। बट देन वो घसारो वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी पत्थर से आके घिस दिया हो कि वो यहाँ से कम हो गया है हड्डी, उस तरह का साउंड करता है। तो इट इज़ लिटिल स्कैरी टू। सो व्हाट इज़ योर टेक? So basically, knee arthritis is a degenerative and inflammatory disease of the knee joint. और wear and tear of the जो आपका जो meniscus layer है वो उसका टेयर हो जाता है, और उसके वजह से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है या वो कम हो जाता है वहाँ पे, या तो वहाँ पे लोड आने लगता है, आपके मसल्स वीक होने लगते हैं। तो उसकी वजह से उसको जो सिचुएशन आती है उसको हम लोग नी आर्थराइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो नी आर्थराइटिस में ज़्यादा तक अर्ली, पहले तो जैसे आप देखा होगा कि 60 या 55 के प्लस ज़्यादा आता हो, जनरली वो अकर्स होता है। हाँ, उसके बाद लेकिन अभी कई लोगों को 45 या 50 की एज में भी होता है। आर्थराइटिस है। तो जैसे आप डॉक्टर के पास भी, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास में जाते हो तो दे आर गिविंग यू ऑलवेज राइट एडवाइस, बट समटाइम पैसा जब उसको ऑपरेशन की जरूरत है तभी वो लोग बोलते हैं कि नहीं आपको कराना है। लेकिन समाउ पेशेंट को ऐसा है कि नहीं भाई अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 2-3 साल या 3-4 साल में मुझे खींच सकती हूँ, तो उसके लिए डॉक्टर भी पहले बोल ही चुके होते हैं कि भाई इसमें ज़्यादा दवाई मत खाओ, और हम लोग भी वही बोलते हैं कि भाई या तो आप फिर रिक्वायरमेंट तो सर्जरी करा ही लो। पेशेंट खुद चाहता है कि नहीं अभी मेरा राइट टाइम हो गया है, मुझे कराना है, वो कन्विंस होता है तो दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन उसको भी वो ऐसा सोचता है कि नहीं मुझे भी थोड़ा 2-3 साल खींचना है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसके लिए वो फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। हाँ, फिजियोथेरेपी से उसके जो आर्थराइटिस का मतलब जो हड्डी 2 जॉइंट नज़दीक आ चुके हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो पेन रिलीफ मिलेगा। उसको जो इन्फ्लामेशन है उसके हम लोग उसको मसल स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग करके उसका जो स्वेलिंग वगैरह है उसकी लाइफस्टाइल हम डेफिनेटली इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब कि जो पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका वेट ज़्यादा है, दे वांट टू लूज वेट बट नी की वजह से ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते ऐसा कुछ, तो वी कैन क्लब वॉकिंग विद सम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट्स टू रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन सो दैट दे कैन वॉक एंड सो अगर चलो मान लो वो रिड्यूस कर लेते हैं वेट, so can that process, I mean, can that knee replacement be avoided completely, or there will be a point where she will still have to do a सो दिस इज अ पेशेंट टू पेशेंट वेरियस, मतलब वो पेशेंट पे मतलब उसको कौन से लेवल पे आर्थराइटिस था, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको मतलब पूरा का पूरा जॉइंट उसका पहले से घिसा हुआ
ग्रेजुअली मतलब जैसे उसकी लाइफस्टाइल, जैसे ओबेसिटी आपने बताया, तो डिफरेंस करता है। कई लोगों का मतलब जो एक्सरे होता है तो इंटरनली देखते हैं तो बहुत सारा घिसा रहा है, लेकिन उसका फ्लेक्सिबिलिटी उसका वो अच्छा है। करेक्ट। कई लोगों का जो एक्सरे है, आपको लगेगा कि एक्सरे तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका आउटर जो है, मतलब जो चलना फिरना उठना, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो वैसा से भी डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि भाई आपका आगे का जो प्लानिंग है वो क्या हो सकता है। दैट इज अ थिंग। तो अंदर का सब अच्छा है तो वॉक करने में क्यों प्रॉब्लम है? अंदर का सब अच्छा है इन द सेंस, अंदर का सब मतलब ठीक है, लेकिन आउटर साइड उसको स्टिफनेस ज़्यादा है। स्टिफनेस, इट कुड बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोबिलिटी। डेफिनेटली, तो वो केस में फिजियोथेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हाँ, तो आप जैसे मोबिलिटी एक्सरसाइज Yes. कराओगे, ऑल दैट स्टफ। ओके, ओके। सो इन शॉर्ट, घुटनों घसारों का मतलब है नी आर्थराइटिस। नी आर्थराइटिस मतलब आपका वो इन्फ्लेमेशन शुरू हो चुका है। बॉस, दिस इज द टाइम यू शुड टेक केयर ऑफ इट, नहीं तो फिर रिप्लेसमेंट तो कराना ही पड़ेगा। यस, ओके, थैंक यू। मतलब काफी वो घुटन का घसारा सुनते हैं ना तो काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, एक्सरसाइज, बिकॉज फॉर मी पर्सनली टेकिंग अ गाइडेंस अबाउट एक्सरसाइज, ट्रेनर से ज़्यादा मैं फिजियोथेरेपिस्ट पे ट्रस्ट करती हूँ, बिलीव करती हूँ। नो ऑफेंस टू द ट्रेनर्स हु हैव सर्टिफाइड देमसेल्फ विद गुड डिग्रीज, बट आई पर्सनली फील दैट doctors are the best one to even guide you about your body, muscle and bones and everything. Now, there is always a fight, एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक एक्सरसाइज, कि आपको कार्डियो ज़्यादा करना चाहिए या वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। अगर मेरा कोई क्लाइंट है या मेरा कोई पेशेंट है, वो उसको वेट लॉस करना है, वो सबसे पहले जिम जाता है। सबसे पहले जिम जाता है, उसको बताया जाता है कि आप वेट ट्रेनिंग करो, कार्डियो मत करो। कार्डियो से आपके मसल ड्रॉप हो जाएगा, आप उतना कैलोरी बर्न नहीं करोगे। प्लस उसको प्रोटीन सप्लीमेंट पिच किया जाता है कि ये तो खाना ही पड़ेगा तो ही वजन कम होगा। सो आई हैव ऑलवेज हैड अ क्लैश बिटवीन what is being suggested in the gym and what I suggest to my client. So if you can share your insights on that, कि aerobics कब करना चाहिए, anaerobic exercise कब करनी चाहिए, what is the role of energy जो generate होती है during aerobics and anaerobics, if you can just highlight on that. तो सबसे पहले तो एरोबिक एक्सरसाइज क्या है और एनारोबिक एक्सरसाइज क्या है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता। एरोबिक एक्सरसाइज मतलब जहाँ पे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो आप खुले ऑक्सीजन में आप जो करते हो, जैसे रनिंग, Correct. जॉगिंग, साइकिलिंग, वो सब आपकी एरोबिक एक्सरसाइज है। और इसमें आपका जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट करके एटीपी जो जनरेट होता है, वो जनरेट होता है, स्लोली जनरेट होता है। और एनारोबिक एक्सरसाइज है जो आप वेट के साथ करते हो, जो हीट ट्रेनिंग है, वो सब एनारोबिक एक्सरसाइज है, जिसमें एनर्जी एक बार बूस्ट होके वापस डाउन हो जाती है। एरोबिक एक्सरसाइज में आपका जो एनर्जी लेवल है, एक बार वो थोड़ा कंसिस्टेंट रहता है। दैट इज अ थिंग, वो अप डाउन नहीं होता है, वेट एक स्टेबल मोड पे। सो बेसिकली अगर किसी के पास ऐसा है कि नहीं मुझे जिम नहीं जाना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल क्राउड, करेक्ट। सो एरोबिक एक्सरसाइज मोर कन्वीनियंस, बिकॉज उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि जिम जाओ, या अगर वो बंदा चाहता है दैट इज अ गुड, बट इनिशियल स्टेज में आप वो कर सकते हो। इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि कोई मतलब आप अपना एक टाइम शेड्यूल करके आप फिक्स करके आप अपने आप थोड़ा रनिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, और वेट ट्रेनिंग भी आप खुद की बॉडी से भी आप वेट सेल्फ बॉडी ट्रेन वेट, जैसे लंजेस हो गया, पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, तो बहुत सारी एक्सरसाइज है जो नॉर्मली आप ये कर सकते हो। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा में जाना है, जैसे बॉडी बिल्डर्स करते हैं कि थोड़ा आगे लोगों को है कि नहीं मुझे थोड़ा बल्क वगैरह चाहिए, तो फिर आपको सेकंड स्टेज इज मसल वेट मैनेजमेंट, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज एनारोबिक एक्सरसाइज। सो दोनों अपने अपने हिसाब से सही है, बट स्टार्ट विथ एरोबिक एक्सरसाइज। करेक्ट। दैट्स व्हाट, मतलब मेरा जो एटीपी का जो आपने रेस किया पॉइंट, सो उसमें वही है कि ऑब्वियसली अगर हम थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यस, एनारोबिक एक्सरसाइज इज ऑलवेज गुड देन एरोबिक एक्सरसाइज, बिकॉज उसमें एटीपी जनरेट ज्यादा हो जाए, राइट।
बट देन व्हाट माय ऑलवेज वो जो माइंड फाइट होता है ना, मैं वही सोचती हूँ कि अभी वो एक बंदा 100 किलो का है, वो उतना एटीपी तब जो रीजनरेट मतलब जनरेट करेगा जब वो उस लेवल की मसल एक्टिविटी कर रहा है। उसका अभी कैपेसिटी ही नहीं है 15 किलो से ज्यादा उठाने का, तो वो कहाँ से उतनी एटीपी, चलो मान लो उसने उतनी एटीपी जनरेट कर ली, वो 10 बजे से लेके 8 बजे तक तो डेस्क पे ही बैठने वाला है। यस तो वो जो फंडा है कि एटीपी पूरे आपने जो मसल बिल्डिंग से एटीपी आपने बढ़ाया है वो पूरे दिन आपको चलेगा, बिकॉज वो पूरे दिन आपकी कैलोरी बर्न करता है। बट व्हाट इफ यू आर जस्ट सिटिंग, तो वो टोटल कैलोरी जो आप पूरे दिन में बर्न करते हो उससे कई ज्यादा आप वो 1 घंटे एरोबिक में कर लेते हो, भले ही वो पूरे दिन में नहीं आपको रिजल्ट। ऐसा है सेट के इनिशियल स्टेज में एरोबिक एक्सरसाइज जो लॉन्ग टर्म आपका जो एटीपी वो मेंटेन रखेगा। एनारोबिक्स में क्या होगा कि बढ़ेगा एटीपी जल्दी, लेकिन जल्दी डाउन भी होगा। जाएगा एंड देन वो टोटल पूरे दिन में जो होना है वो उतना नहीं होगा, बिकॉज आप मूवमेंट नहीं होगा रहे होगा उसमें पूरे दिन। Yeah, so I was also confused and I always kept not fighting but defending with my clients कि मैडम जिम वाले बोल रहे हैं कि हमको कार्डियो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एंड इट्स नॉट, आई एम नॉट कमिंग टू दिस स्टेटमेंट आउट ऑफ सम वेग थिंग। मेरा 17 years का एक्सपीरियंस है एंड आई हैव सीन दैट जो क्लाइंट सिंपल वॉक और कैलिस्थेनिक्स जो आपने बोला कि पुलअप्स एंड ओन बॉडी वेट एक्सरसाइज सिर्फ उतना करते हैं, उससे उनको रिजल्ट आता है, डेफिनेटली। राइट। एंड जो स्विच करते हैं कि भाई अब मुझे कुछ ज्यादा करना है, उस चक्कर में वो कार्डियो 30 मिनट्स पे ले आते हैं और 40 मिनट्स पे मसल ट्रेनिंग ले जाते हैं। द मोमेंट दे स्विच टू दैट, द मसल आई मीन द वेट गोज ऑन अ स्टैग्नेंट लेवल, ना बढ़ता है ना कम होता है। सो इफ यू कैन हाईलाइट मोर ऑन दिस। बेसिकली जैसे आप जिम पीपल आल्सो रिस्पेक्ट द जिम ट्रेनर्स एंड बिकॉज वो सबका भी एक्सपीरियंस भी है काफी, तो वो लोग भी मतलब जब उसके पास भी कोई ऐसा बंदा आता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे क्लाइंट की भी डिमांड अलग अलग रहती है कि उसको भी तरह रिजल्ट चाहिए होता है कि जो मैं 2 महीने के बाद मेरी शादी है, तो वो हिसाब से शायद वो लोग भी वो हिसाब से अपना, कई बार आपके पास भी जैसे डाइट जैसे तो कभी मेरी 6 महीने में शादी हो, कई बार मतलब देखो गलत कोई नहीं है, जैसे आप भी गलत नहीं हो, ट्रेनर भी नहीं है, ऐसा फिजियो हम भी गलत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने वाले की एक्सपेक्टेशन ही इतनी ऐसी होती है, वो टाइम नहीं है, तो कई बार वो हिसाब से भी मॉडिफिकेशन करके उसका प्लान आउट करना पड़ता है। तो दैट्स आल्सो थिंग्स। या बट देन सी मेरे लिए मुझे ऐसा है कि भाई इवन इफ द क्लाइंट इज एक्सपेक्टिंग समथिंग रैंडम विच इज नॉट मेडिकली पॉसिबल और राइट, I will say no to it. I will not adjust as per her expectation, because अगर वो her और his expectation, because अब आज ही मैं एक मेरे क्लाइंट की बात करूँ तो उन्होंने सोचा कि मैं he is not consistent on sleeping time, सोने के टाइम में कंसिस्टेंट नहीं है, खाने में थोड़ा बहुत है बट थोड़ा गड़बड़ कर लेते हैं, तो सोचा एक्सरसाइज के लिए मैं जिम जाता हूँ। अब आज उनके ट्रेनर ने उनको कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच करा दिया कि 4 दिन तक उन्होंने एक्सरसाइज ही नहीं की, मतलब 4 दिन पहले। यस तो आज मुझे उनका सेशन था, वो बोलते कि मैडम ऐसा इंजरी हो गया कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। सो बट इनिशियल स्टेज में देखो, जब भी आप जैसे जिम ज्वाइन करते हो या कुछ भी ज्वाइन करते हो, ऐसे जैसे रनिंग भी मैंने पहले दिन कर लिया, तो उस दिन मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रनिंग कर लिया विदाउट मतलब आई डोंट नो मतलब उसका क्या हिस्ट्री है, तो विदाउट जैसे स्ट्रेचिंग या उसका उससे पहले ही मैंने कुछ ज़्यादा ही रनिंग कर लिया, तो जैसे पेन हो मतलब 1-2 दिन वो पेन बढ़ता है कि जैसे बॉडी यूज हो जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन वो बॉडी टू बॉडी भी वो इंजरी टाइप अगर हो जाता है ना तो उसको फिर रिकवर कब होने हाँ ज्यादा टाइम लगता है। सो अगेन एज पर यू आई ऑल्सो आई मीन यू बाय द थॉट दैट एरोबिक्स इज बेटर टू स्टार्ट विथ एंड देन यस मसल ट्रेनिंग आई ऑल्सो बिलीव, बट मैं नॉर्मली ओन बॉडी वेट एक्सरसाइज सजेस्ट करते लाइक यू राइटली सेड कि जब आपको नेक्स्ट लेवल बॉडी बनानी है इज व्हेन यू शुड बी डूइंग। मैं खुद फिजियोथेरापिस्ट I know. मैं खुद भी मतलब मेरा जो एक्सरसाइज प्लानिंग है, तो मैं खुद पुलअप्स एंड पुशअप्स लंजेस वो एक्सरसाइज ज़्यादा मैं करता हूँ। डेफिनेटली कभी वीक में या एक आध बार में थोड़ा वेट ट्रेनिंग भी ले लेता हूँ, इट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट मेरा ज़्यादातर ये रहता है। हाँ, because I've seen your videos, आप गार्डन में जाके भी ऐसे लंज करते हैं और सब। बट कंसिस्टेंसी शुड बी देयर, ऐसा नहीं कि चलो एक बार कर लिया फिर 15 मिनट चले गए, तो नहीं, भले आप 20 मिनट भी अपने बॉडी को दो, लेकिन दो लड़े। दैट्स ग्रेट, थैंक यू फॉर क्लियरिंग आउट माय डाउट। सो ये तो हो गया हमारा अगेन थोड़ा सा रेगुलर बट टेक्निकल। नाउ आई हैव सम ट्रेंडिंग थिंग्स that is what our channel is all about, कि ट्रेंडिंग थिंग्स को हम बताए कि मिथ है कि नहीं।
आई सी मैनी वीडियोज ऑन यूट्यूब एंड ऑल दैट स्टफ कि आपके पास टाइम नहीं है तो 20 मिनट में इतनी कैलोरी बर्न करो, 15 मिनट में इतनी कैलोरी बर्न करो. हाउ आर दोज वीडियोज और दोज ट्रेंडिंग रील्स जो 30 सेकेंड में बताते हैं इतना करो इज गोइंग टू वर्क? बेसिकली डिपेंड्स करता है कि वो कौन सा वीडियो है, कौन सा मतलब गाइड कौन कर रहा है. फर्स्ट अपन बहुत सारे जैसे यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील्स आती है, नॉट बहुत सारी यूजफुल भी होती है और बहुत सारी यूजफुल तो, लेकिन जो बंदा है उसके लिए यूजफुल नहीं, बिकॉज वहाँ पे वो कॉमन क्राउड को देख के बताया जाता है. अब कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो बंदा कोई 50 साल का बंदा अगर वो एक्सरसाइज करने लगेगा या 60 एज का बंदा एक्सरसाइज करने लगेगा तो उसको नी के इंजरी के चांस है, बैक के इंजरी के चांस है. तो फर्स्ट अपन take a guidance, proper guidance with your physiotherapist or your proper gym trainer, then do it. So it will be more beneficial. ओके, सो ऐसे भी वीडियोस देखे हैं कि इतना कर लो पेन गायब हो जाएगा, वन क्योर फॉर अ पेन. इज इट रियली ट्रू कि भाई हमने इवन एज सिंपल एज हल्दी वाला दूध पी लो, अभी का अभी पेन चला जाएगा. इट कैन बी और सम वन एक्सरसाइज दैट दे विल रेकमेंड ऑनलाइन कि ये एक एक्सरसाइज करने से आपका ये पेन चला जाएगा. तो अल्टीमेटली आप मतलब जिसकी बात कर रहे हो तो वो बंदा नॉर्मल है, सुनो उसने हेवी एक्सरसाइज की उसकी वजह से वो पेन हुआ है, तो उसकी वजह से कोई टेक्निक वो है जो टेम्पररी रिलीफ मिलता है उसको. बट अगर वो फ्रिक्वेंसी होता है उसका तो उसके लिए प्रॉपर डायग्नोस करके उसका प्रॉपर इलाज करवाना जरूरी है. जरूरी है. सही. आई एम सीइंग लॉट मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स. पहले बहुत रेयरली मुझे सुनने में आता था प्लांटर फेशियाटिक, बट नाउ फेशियाटिस्ट, बट नाउ ऑलमोस्ट मुझे 2 महीने में एक आधा केस ऐसा आता है कि प्लांटर फेशियाटिस है. एंड आई नॉर्मली रिकमेंड जो यूट्यूब पे वो एक्सरसाइज होती है कि बेड से नीचे जमीन पे पाँव रखने से पहले कुछ एक्सरसाइजेस होती है, दे रिकमेंड. सो हाउ मच रिलायबल आर दे एंड डज दैट रियली हेल्प? तो जो प्लांटर फेसिलिटीज है तो जो अपने ज़्यादातर मतलब वो जो प्लांटर एरिया है वहाँ पे अपना जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसकी वजह से होता है, तो उसका एक्सरसाइज में आप आइस पे अप्लाई कर सकते हैं. वहाँ पे ज़्यादा पेन होता है तो यू कैन गो विथ एनी एंकल स्पेशलिस्ट और विथ फिजियोथेरापिस्ट टू एंड क्योर द थिंग. सो उसमें जो एक्सरसाइज हम जो नॉर्मली यूट्यूब पे और उसमें देखते हैं, डज दैट एक्सरसाइज रियली हेल्प? यस, इन दिस स्टेज में इट विल बी हेल्प. But then that has to be clubbed with the sessions in the या बट अगर प्रॉपर फिजियोथेरापिस्ट के अंडर में आप करते हो तो इट वुड बी मोर हेल्पफुल. या करेक्ट. दूसरा कॉमन ट्रेंडिंग स्टफ्स जो हम आजकल देख रहे हैं, इट इज अबाउट कायरोप्रैक्टिक. देर आर पीपल जो सुनाते हैं ऐसे कड़कड़ हड्डियां बोल रही है, एंड देन दैट पेशेंट जो भी लेटा हुआ है बेड पे इज लाइक सो रिलीव्ड एंड ऑल दैट. एंड देर आर ऑल्सो वीडियोज दैट शोज दैट कायर कुछ करने गया और वहीं पे उसका मतलब डेथ हो गया और ही कुड नॉट सर्वाइव दैट. I don't want to, I mean, joke about it, but then is that really safe? Is that really a science? Or is that something which people are doing out of, a basic experience, but पता है कि ये कर सकता हूँ तो then they just do trial. तो how do we identify कि हाँ ये सही practitioner है और नहीं, या what are your यस, डेफिनेटली. फर्स्ट अपन जैसे एज अ फिजियोथेरापिस्ट हमारे में भी पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कैसा है पेलो कड़ा को बोला भी आपने, कड़ा को, बट वी जस्ट एक्सप्लेन टू देम कि तुम्हारा खासमा रिक्वायरमेंट न थी, रिक्वायरमेंट उनको नहीं है मतलब. हाँ, जिसको है जैसे कायरोप्रैक्टिस इन अवर टर्म्स ऑफ फिजियोथेरेपी ग्रेड 5 मोबिलाइजेशन हम लोग को कहिए. ग्रेड 5 मोबिलाइजेशन में जैसे स्पाइन में किसी को प्रॉब्लम है, अगर स्टिफनेस है या ऐसा जॉइंट में थोड़ा तकलीफ है तो हम लोग उसको जैसे पेन एडिटिंग करता है तो फोरामिन ओपन करने के लिए हम लोग माइल्ड ग्रेड 5 मोबिलाइजेशन एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग देते हैं. बट उसके लिए भी एक प्रॉपर स्किल जरूरी होता है. ठीक है, अब कायरोप्रैक्टिस अगर जो सर्टिफाइड कायरोप्रैक्टिस है जो जानता है वो पहले हमेशा उसको चेक करेगा, उसको कितने लेवल पे थ्रस्ट देना है वो हिसाब से ही करेगा. तो अगर ऑन सेफर हैंड है तो सही है, बट ऐसे ही आप शौक के लिए किसी से मत करवाओ, दैट इज नॉट गुड थिंग. Correct. So how do we identify that, okay, that practitioner is a certified, well experienced person? यस, डेफिनेटली. जैसे कायरोप्रैक्टिस जो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसे कोई कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है. बट यस, सर्टेन्स फैकल्टी एंड सर्टेन्स बहुत सारे जो जानकार लोग हैं उसके अंदर में कोर्सेज होते हैं जो वैलिड है. तो वहाँ से अगर कोर्स करके अगर किसी ने किया हुआ है, फिर उसके रूटीन में उसके एक्सपीरियंस है जो
प्रॉपर डायग्नोज करके रिक्वायरमेंट में वो हिसाब से करता है, तो दैट इज अ ऑलवेज गुड थिंग। ऑल्दो आई डोंट थिंक इंडिया में अभी इतना चलन है इसका कैरोप्रैक्टिक का। आई थिंक अभी ये सब यूट्यूब भी हो गए, लोगों को अवेयरनेस आया है। आया है। टिल आई सेड कि प्रॉपर प्रोफेशनल के साथ जो जानकार है उसके साथ आप करते हो तो कोई उसमें नुकसान नहीं है। नुकसान। बट ऐसा नहीं कि चलो कि आप कोई हेयर कटिंग वाले के साथ गए हो जो मसाज करने के लिए कहाँ गए हो, उसको बोल रहे हो, तो दैट इज नॉट अ सेफ थिंग। तो उसमें भी क्या ऐसे अपने जैसे फिजियो में सेशंस होते हैं, 5 सेशंस लेने हैं, 10 सेशंस लेने हैं, तो उसके क्या सेशन बेस्ड डिपेंड करता है कि जैसे पेशेंट को मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके साथ नॉर्मल फिजियो तो चलता ही रहता है। अब एक स्टेज आता है कि जब उसको पेन रिलीफ हो गया है, फिर हम इंटरनली जो स्टिफनेस है या वो करने के लिए हम लोग तब उनको देते हैं। तो कई बार बीच में 5 सेशन का भी गैप रखते हैं, कई बार 2-3 सेशन का भी गैप रखते हैं, बट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन पेशेंट कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट। ओके, सो नॉर्मली जो अपना फ्रीक्वेंसी होता है वो वंस इन अ वीक होता है, यूजुअल केसेस, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में इफ वी से सो यूजुअली जैसे ट्वाइस अ डे और 3 डेज के हिसाब से हम लोग करते रहते हैं। and और वो भी सर देखते हैं कि उसकी वजह से उसका पेन लेवल तो बढ़ा नहीं है। हाँ, That is also- simultaneously need to check on that, and it is majorly for the spine region. I mean, Generally, कहीं पे अगर कायरोप्रैक्टिस मेनली जो होता है वो सर्वाइकल एंड स्पाइन रीजन पे होता है, बट अभी रिसर्चली मतलब जो अभी रिसेंटली लोग मतलब उसका हिप या नी लेवल पे भी करते हैं, शोल्डर लेवल पे भी करते हैं, बट मेनली अफेक्टेड और ज़्यादातर केस में जो करते हैं वो वो स्पाइन spine- लेवल पे ज़्यादा करते स्पाइन पे हैं। ज्यादा जाती। ओके, सो जैसे वो आपने बताया वैसे कि हमें चेक करना है कि उसको उसके बाद पेन होता है कि नहीं होता है, बट मेरा एक जस्ट वो था कि जैसे वो वीडियो में दिखाते हैं कि एक ही सेशन में इतना ज़्यादा रिलीफ फेस पे दिखाते हैं कि एक ही बार में उसने कुछ किया इन फ्यू सेकेंड्स एंड दैट फेस दैट एक्सप्रेशन शोज लॉट ऑफ रिलीफ। सो इज दैट ट्रू? आई मीन कि वो ऐसा हो सकता है? देखो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब भी मतलब उस टाइम पे वो क्या मतलब जो शूट किया है क्या मतलब तब पेशेंट की कंडीशंस क्या है, कई बार नॉर्मली मतलब नॉर्मल स्टिफनेस होगी या ऐसा कुछ होगा तो डेफिनेटली रिजल्ट आते भी है। टिल डिपेंड्स ऑन पेशेंट एज, पेशेंट कंडीशंस एंड ऑल दिस थिंग। हाँ, सो वीडियो में जो हमेशा दिखाते हैं उससे इंस्पायर होना या उससे बोलते हैं ना कि यू डोंट हैव टू फॉल फॉर दैट सम स्टफ। डेफिनेटली तो वीडियो जो है ना अपन कई बार मतलब वीडियो देख के भी कई बार वो पेशेंट हमें आते कि डॉक्टर हमें ये कर दो, तो हम उसको यही बोल रहे हैं कि भाई सर ये वीडियो में जो कर रहे हैं उसके लिए शायद जरूरी होगा लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है। तो दैट इज अवर रोल कि भाई सही एडवाइस देते हैं, नो डाउट जरूर होता है तो हम लोग उसको देते भी ऐसा। करेक्ट है। सो आप भी वैसे फेस करते हैं जैसे सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में फेस करते हुए तो हर एक डॉक्टर बोला वो ये तो हो ही गया आजकल। करेक्ट। सो नॉर्मली मेरे पास जैसे पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, जैसे स्पेशली यूएस के या इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, उनको हमेशा टाइम की कमी रहती है, उनको दे डोंट इवन हैव टाइम टू कुक। सो इनफैक्ट खाना भी उनका फ्रोजन होता है या वो वीकेंड पे सारा बना देते हैं, एंड then I actually see their routine. I can see that they actually don't have time to exercise. They actually don't have, because बच्चा है, घर में संभालना है, खाना भी बनाना है, ऑफिस भी जाना है. So I do empathize with these kind of people, but I normally suggest them NEAT, नॉन एक्सरसाइजिंग एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो आपने बोला बस चेयर पे मतलब काम कर रहे हो तो खड़े खड़े करो हर आधे घंटे में, बट कैन यू गिव मी गिव देम सम 2 मिनट्स का ऐसा दिन का रूटीन दैट कैन हेल्प, 2 मिनट्स या 5 मिनट्स का रूटीन कि ये कर लो, मतलब दिस विल, आई नो 1 मिनट की चीज पूरा 1 घंटे का चीज सॉल्व नहीं करेगा, but something that will keep them going, or at least that can help them maintain their weight where they are, or their body pain जो उनको नहीं बिल्कुल एक्सरसाइज करने की वजह से आ सकता है। तो ऐसी कोई चीज आप बता सकते हैं जो 2 मिनट या 5 मिनट में खत्म कर सकते हो? डेफिनेटली मतलब 2 मिनट 5 मिनट वाला तो मतलब बेस्ट है, बट यस जो मतलब अगर 2-5 मिनट तो होता नहीं, लेकिन हाँ कोई भी बंदा 10-15 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकता है। तो वो टाइम पे आप लंजेस कर लो, आप प्लैंक कर लो, आप पुलअप्स कर लो, आप पुशअप्स कर लो। जैसे मैंने बताया कि ऐसा मतलब आप अगर 2 स्टोरी 5 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो तो एक बार नीचे सीढ़ी चढ़ के ऊपर भी आ जाओ। अगर आपके मतलब नी वगैरह सब ठीक है, आप यंग एज हो 30-35 के हो, तो यू कैन जंपिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो और अल्टीमेटली एरोबिक्स हो गया।
तो बहुत सारी एक्सरसाइज जो है कि आप कर सकते हो। So वो और दूसरी बात क्या है कि एक बार ये करना आप चालू करोगे ना, तो आपका बॉडी अपने आप साइन देगा कि चलो अब मैं और कुछ करूँ कुछ करो। और कुछ करूँ। तो दैट इज़ अ थिंग, तो अपने आप आपका एक जो एक्सरसाइज का टाइमिंग भी बढ़ जाएगा और आपका बॉडी के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, बट देन जैसे ओवरवेट है ऑलरेडी, तो उनको हम जंपिंग या स्किपिंग रोप नहीं बोल सकते हैं। तो उनके लिए आप जैसे बोल रहे हो कि प्लैंक करो, लंजेस करो या इस तरह से, बट डू यू थिंक दे विल बी एबल टू होल्ड, आई मीन टू दैट लेवल कि यस, आई अंडरस्टैंड कि आज करेंगे तो शायद 5 सेकंड ही होगा, कल करेंगे तो 10 सेकंड में पहुंचेगा। सो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, बट डूइंग प्लैंक के लिए ऐसा बोला जाता है इट्स अ फुल बॉडी टोनिंग एक्सरसाइज, राइट? सो is that going to help them stay, I mean, healthy and fit? I mean, not healthy, but Yes. tone feel. मतलब मतलब अगर वो बंदे के पास 10 मिनट ही है, ठीक है, तो फिर 10 मिनट के लिए ये जो मैंने बताया वो उसके लिए एक एक मिनट सब कर एक दो। मतलब जो भी है यार, चाहे मान लो कि प्लैंक तो वैसे भी स्टार्टिंग में 1 मिनट नहीं कर पाएगा, हो सकता है वो स्टार्ट पहले दिन तो शायद 20 सेकंड काफ़ी हो जाएगा, हाँ। फिर धीरे-धीरे वो 30 पे आएगा, 40 पे आएगा। करेक्ट। इट्स डिपेंड, वो ग्रेजुअली टाइम बढ़ता जाएगा, वो बॉडी आपका वो बता देगी कि नहीं अभी मैं ये कर सकता हूँ। तो अगर लिमिटेशन टाइम में है तो फिर आप धीरे-धीरे एटलीस्ट करो, चालू करो। करेक्ट। दैट इज़ अ थिंग। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन इशू, स्पेशली जब लोग रनिंग करना शुरू करते हैं या सडनली जो जैसे लेग स्प्रेन आ जाता है, नी ट्विस्ट हो जाता है। सो उसके लिए वो फर्स्ट एड स्टेप जो बोलते हैं, व्हाट विल बी दैट? आई नो, आई हैव, मेरा एक एरोबिक्स के वक्त मुझे भी याद है, आपने मेरा ठीक किया है घुटना। आई हैड दैट ट्विस्टेड नी, मतलब ऐसे नहीं प्रॉब्लम था, बट कुछ पेन था। मतलब आपका क्वेश्चन है कि जब मुझे इंजरी हुई थी तो उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, सो अगर ऐसा कुछ है तो फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? लोग क्या करते हैं, वो ठंडा पैक लगा दिया, वो खुद से घर में सब ठीक करने की कोशिश करते हैं कि मूव लगा दिया है ना, दैट स्टफ। तो मतलब जनरली जैसे इंजरी होती है तो पूछ के नहीं आती, कहीं भी हो सकती है, Correct, ठीक है? तो इनिशियल स्टेज में मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपने आप इंजरी में खड़ी हो चुकी हूँ, एटलीस्ट मैं खड़ी हो सकती हूँ, उतना स्वेलिंग नहीं है, ठीक है? तो वो टाइम पे आप एटलीस्ट प्राइस जैसे बोलते हैं कि भाई आप आइस लगा लो, आप थोड़ा लूज जैसे क्रैप बैंडेज आता है वो कर लो, एलिवेशन अपना हार्ट लेवल से थोड़ा ऊपर थोड़ा कर लो, अगर स्वेलिंग भी है तो वो चला जाएगा। फिर भी धीरे-धीरे पेन नहीं जा रहा है तो यू कैन कंसल्ट विथ योर डॉक्टर्स एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड देन स्टार्ट द एज पर रिक्वायरमेंट। अगर सर्जरी की जरूरत है डॉक्टर सर्जरी करेगा, अगर फिजियो की जरूरत है तो फिजियो करेंगे, एज पर डिपेंड्स ऑन इंजरी। अगर फ्रैक्चर तो डेफिनेटली वो करना ही पड़ेगा, स्मॉल लेवल का है तो कंजर्वेटिव डॉक्टर ट्रीट करेगा। करेक्ट। दैट इज अ थिंग। Okay, so I was talking about कि there is lot of confusion around कि hot pack कब करना चाहिए and ice pack कब करना चाहिए। मतलब कोई बोलता है अरे तुझे लगी है तो वहाँ पे कुछ आइस पैक रख, कोई बोलता है कि गर्म पानी वाला रख, या गर्म पानी में पाउडर डाल दे। सो व्हाट सो अल्टीमेटली जो आइस एंड कोल्ड है वो ऐसी चीजें को घर पे आप इजीली कर सकते हो। हाँ, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई इस वो जो वेसो डायलेशन है वो वेसो कॉन्ट्रैक्शन पे वर्क करता है, ठीक है? तो इनिशियल स्टेज में जब आपको जैसे कोई पेन होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप वहाँ पे आई शुड बी मोर गुड, ठीक है? सेकंड थिंग, जब डिले जो प्रोग्रेसली जैसे 2 महीने हो गए, किसी को 3 महीने हो गए, तो धीरे धीरे वहाँ पे जो ईटिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी। एंड सेकंड थिंग, पार्ट्स पे डिपेंड्स करता है। अब मान लो कि मस्कुलर पार्ट है, जैसे कोई जॉइंट है जहाँ बल्कि मसल्स है, तो वहाँ पे आइस इज मोर बेनिफिशियली। अब कहीं जहाँ पे प्रोमिनेंट, जहाँ पे हड्डी प्रोमिनेंट होती है, जैसे सीन है अपना, तो वो पार्ट पे अगर है तो जहाँ पे जहाँ पे डायरेक्टली बॉडी टच जाता है, तो वहाँ पे आप अगर वो करोगे तो थोड़ा ज़्यादा उसको इफेक्ट मिलेगा। तब आप वहाँ पे आप हॉट कर सकते हैं। ओके, आपके हिसाब से 3 डूज एंड डोंट्स जो 30 एंड 40 प्लस लोग हैं जो अपना फिटनेस पे, अब बिकॉज यूजुअली ऐसा होता है कि 30 तक तो जिंदगी बिजी काम पढ़ाई में निकल जाती है। 40 के बाद नॉर्मली पीपल रियलाइज दैट नाउ इज द टाइम व्हेन आई शुड इन्वेस्ट इन माय बॉडी। तो ऐसे टाइम में जब वो सोच रहे हैं कि ओके अबाउट दिस थिंकिंग अबाउट देयर फिटनेस, व्हाट विल बी योर 3 डूज एंड डोंट्स फॉर देम? यस, तो फर्स्ट अपन 30 के बाद हमारे जो 30-35 के बाद हमारे जो मसल्स है उसका वेस्टिंग भी एनसीड भी स्टार्ट होता है। इस डाइटिशियन आपको भी, आप भी वो हिसाब से थोड़ा डाइट प्लान भी देते होगे, न्यूट्रिशन भी देते होगे। तो अगर जैसे फर्स्ट आप एक्सरसाइज का अगर स्टार्ट करो तो उसके साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन भी आप चेंजेस करो या उस पर भी थोड़ा वर्क करो। ओनली एक्सरसाइज तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ आपका न्यूट्रिशन भी ज़्यादा जरूरी होता है। जो प्रॉपर आपके जो न्यूट्रिशन है उसके गाइडेंस के हिसाब से आप जा सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप
एक्सरसाइज पे स्टार्ट करते हो तो मतलब वार्म अप, जैसे स्टार्टिंग विथ वार्म अप एक्सरसाइज, और जैसे स्ट्रेचिंग कर लिया। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली कुछ हैवी वेट उठाना चालू कर लिया या भागना चालू कर दिया। पहले तो जैसे तो एक्टिविटी कर लो, उसके बाद ग्रेजुअली आप स्टार्ट करो। थर्ड पॉइंट इज दैट कि आप ऐसा नहीं है कि मतलब वीक में एक बार बहुत ज़्यादा कर लिया एक्सरसाइज, हेवी एक्सरसाइज कर लिया, उससे अच्छा आप डेली का कंसिस्टेंसी रखो। Consistent. तो इट विल बी हाई इंटेंसिटी से ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके आप डेली करते रहो एटलीस्ट। सो एक ऐसी लाइन आप ऐसी बता दीजिए जो अपने फॉलोअर्स को, व्यूअर्स को मोटिवेट कर दे कि फिजियोथेरेपी इज नॉट जस्ट अबाउट rehab and you should not ignore the pains that you have in your body. यस, तो फॉर हेल्थी लाइफस्टाइल फिजियोथेरेपी जो है वो मतलब छोटे बच्चे से लेके 100 ईयर्स, मतलब जो भी लास्ट एज है तब तक के कोई भी बंदे को कुछ भी पेन रिलेटेड इश्यू है तो फिजियोथेरेपी कैन डेफिनेटली वर्क। Okay. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you for sharing such an insightful stuffs in the episode. And it was great talking to you. The only takeaway that I feel is important at the end of this episode is movement is medicine, but it should be safe, scientific and personalized. अपनी मेजर सर्जरीज को, अपनी मेजर पेन्स को कभी भी निग्लेक्ट ना करें, अपनी बॉडी का केयर करें, and that should be with small, consistent and well guided approach. If you found this conversation valuable, share it with someone who is suffering from pain, जो confused है कि मुझे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, and don't forget to subscribe the channel Beyond the Noise with me, Dietitian Shweta, where we come up with real science-backed insight. Until then, take care of your body, stay safe, stay healthy.